गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम मनु के परराष्ट्र संबंधी जो नीति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मनु आपको पता ही है, पिछले डिस्कशन में हम पढ़ चुके हैं कि मनु को सभ्यता का प्रवर्तक माना जाता था और मनु ने राज्य का देवी सिद्धांत के प्रतिपादन पर बल दिया है। आज हम मनु के परराष्ट्र संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। परराष्ट्र, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि अन्य राज्यों के संबंध में अपनाई जाने वाली नीति, अर्थात एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों से किस प्रकार संबंध निर्धारित किए जाते हैं। परराष्ट्र नीति को आजकल हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नाम से भी जानते हैं। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द प्रयोग करते हैं, उसी का प्राचीन विचारक मनु ने परराष्ट्र नीति उसको नाम दिया है। अब हम चर्चा करेंगे कि परराष्ट्र नीति में मनु ने कौन कौन से सिद्धांत शामिल किए हैं। मनु ने अन्य राज्यों को संबंध बनाते समय दो सिद्धांतों पर बल दिया है। पहला है मंडल सिद्धांत और दूसरा षाड्गुण्य नीति। षाड्गुण्य यानी 6 लक्षणों वाली नीति। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत मनु ने 12 राज्यों का एक मंडल बताया है। पहले हम चर्चा कर लें मंडल सिद्धांत की, तत्पश्चात हम षाड्गुण्य नीति की भी चर्चा करेंगे। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत मनु ने ये बताया है कि राजा को महत्वाकांक्षी होना चाहिए और उसे राज्य के विस्तार के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। और जो केंद्र में राजा होता है वो विजिगीषु राजा होता है। जो मंडल सिद्धांत के केंद्र का जो राजा होता है वो विजिगीषु राजा होता है। विजिगीषु राजा को मनु ने केंद्र माना है और उसको केंद्र मानकर 12 राज्यों के मंडल की रचना मनुस्मृति में की गई है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 12 राज्यों का मंडल, तो ये हम सामने डायग्राम में देखते हैं कि 12 राज्यों का मंडल मनु ने बताया है। ये है 12 राज्यों का मंडल। इसके केंद्र में है विजिगीषु राजा। दिखाई दे रहा है आप सबको? विजिगीषु राजा इसके केंद्र में है और कुल मिलाकर विजिगीषु राजा को केंद्र में मानकर और 12 राज्यों का मंडल बताया है मनु ने। और ये भी बताया है कि जो विजिगीषु का पड़ोसी होता है वो शत्रु होता है। उसको क्या नाम दिया है? उसको नाम दिया गया है अरि। विजिगीषु का जो पड़ोसी है उसको नाम दिया है मनु ने अरि। अरि यानी शत्रु, तो यानी पड़ोसी तो शत्रु होता है और पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है। पड़ोसी का पड़ोसी क्या होता है? मित्र होता है। तो इस प्रकार मनु ने ये स्पष्ट किया है कि पड़ोसी शत्रु होता है और पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है और पड़ोसी राज्य से मिला हुआ राज्य अरिमित्र होता है। तो इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। कुछ जो राज्य हैं वो पीछे की दिशा में भी होते हैं। जैसे विजिगीषु से पीछे बताया गया है पीठ का शत्रु पाषाण ग्रह, जिसे कहा गया है पीठ का शत्रु। फिर पीठ के जो हैं उनमें मित्र को नाम दिया गया है आक्रांत। आक्रांत क्या होता है? पीठ का मित्र होता है। आक्रांत पीठ का मित्र होता है। और तत्पश्चात पाषाण ग्रह सार यानी पीठ के शत्रु का मित्र। और
उसके बाद आता है आक्रांदासार, यानी आक्रांत का मित्र। आक्रांत कौन है? पीठ का मित्र, और आक्रांत का मित्र यानी मित्र का मित्र। तो इस प्रकार मनु ने बताया है कि इस मंडल सिद्धांत के आधार पर राजा ये जान सकता है कि विशेष राज्य के कौन कौन से राज्य तो मित्र हो सकते हैं और कौन से राज्यों के शत्रु होने की आकांक्षा है। इस प्रकार यह जानते हुए कोई भी राज्य दूसरे राज्यों से मित्र और शत्रुता किस प्रकार के संबंध निर्धारित करने हैं, यह निर्धारित कर सकता है और अपने राज्य को सुरक्षित बना सकता है। तो मनु ने मंडल सिद्धांत के माध्यम से राजा को यह पहचान भी बताई है कि कौन से राज्य उसके मित्र हो सकते हैं, किनके साथ मैत्री संबंध बनाए रखे जाएं, और कौन किसी विशेष राज्य के शत्रु होते हैं। तो यह ध्यान में रखते हुए वह शत्रु राज्यों को कमज़ोर करे और शत्रु राज्यों को नियंत्रित करे ताकि शत्रु राज्य सक्रिय ना हो सकें। यह है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत में 2 अलग प्रकार के राज्य भी बताए गए हैं। 10 के अलावा 2 और हैं जो हैं मध्यम तथा उदासीन। ये जो राज्य हैं, इन दोनों का जो प्रदेश है वो विजिगीषु तथा अरि राज्य दोनों की सीमा से लगा हुआ है। ये देखिए, ये है मध्यम और उदासीन। मध्यम और उदासीन दोनों का जो राज्य है वो इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार मनु ने 12 राज्यों का एक मंडल बताया है अपनी परराष्ट्र नीति के अंतर्गत। अब हम चर्चा करेंगे साड़गुण्य नीति पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दूसरे राज्यों से संबंध स्थापित करने के संबंध में और परराष्ट्र नीति का महत्वपूर्ण अंग है। इसका शाब्दिक अर्थ है 6 लक्षणों वाली नीति। 6 लक्षण, 6 कौन कौन से लक्षण बताए हैं मनु ने, और मनु ने कहा है कि वैदेशिक संबंधों के अंतर्गत अनेक विकल्प हैं। उन विकल्पों पर राजा को परिस्थितियों के आधार पर विवेकपूर्ण विचार करते हुए और 6 लक्षणों में से या 6 विकल्पों में से अलग अलग विकल्प का चयन करना चाहिए, परिस्थिति को ध्यान में रखकर। यानी परिस्थिति को ध्यान में रखकर राजा को ये जो 6 विकल्प मनु ने बताए हैं, जिनकी हम अभी चर्चा करने वाले हैं आगे, उनमें से परिस्थिति को ध्यान में रखकर राजा को विकल्प चुनना चाहिए। सबसे पहले जो बताया है मनु ने, वो बताया है संधि। जो 6 लक्षणों वाली नीति है उसमें संधि सबसे पहले बताया गया है। संधि में, संधि का अर्थ हम जान ले। संधि होता है मित्रता स्थापित करना। जब राजा को ये संभावना लगे कि जो भी उसके सामने वाला राज्य है उससे मैत्री संबंध स्थापित करने से तात्कालिक रूप से या भविष्य में लाभ होंगे, तो उसे संबंधित राज्य से मैत्री कर लेनी चाहिए। और अगर उसे ये लगे कि नहीं, इससे कोई लाभ नहीं है और उस दूसरे राज्य पर वो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखे या उसको पीड़ित करने की इच्छा रखे, तो वह विग्रह को अपना सकता है। विग्रह का क्या अर्थ होता है? युद्ध। तो इस संबंध में मनु ने राजा को ये सलाह दी है कि विग्रह की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जब राज्य की सभी स्थितियां अनुकूल हों। अगर राज्य की स्थितियां अनुकूल नहीं हों तो विग्रह या युद्ध को नहीं अपनाना चाहिए। तो 6 लक्षणों वाली नीति में हमने 2 लक्षणों की चर्चा की। पहला है संधि, जिसका अर्थ होता है मित्रता स्थापित करना, और दूसरा है विग्रह, जिसका अर्थ है युद्ध करना। तीसरे की हम चर्चा करें वह है यान। यान का जो अर्थ होता है वह है वास्तविक आक्रमण। यान जो है वह विग्रह यानी युद्ध का ही कुछ
आगे का रूप है, यानी विग्रह और यान में स्तर का भेद है। उसके एक विग्रह से एक आगे का स्तर है यान। विजय की इच्छा से यान को अपनाया जा सकता है, और यान को तभी अपनाया जाना चाहिए जब राज्य को ये विश्वास हो कि राज्य या राजा को ये विश्वास हो कि उसकी स्थिति सुदृढ़ है। तो संधि, विग्रह, यान और चौथा है आसन। आसन क्या होता है? एक स्थिति में बैठ जाना, यानी युद्ध की स्थिति को न अपनाकर थोड़े समय के लिए तटस्थता और उदासीनता को अपना लेना ही आसन है। थोड़े समय के लिए तटस्थता या उदासीनता, युद्ध की स्थिति को ना अपनाकर तटस्थता या उदासीनता को थोड़े समय के लिए अपना लेना ही आसन है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अल्पकाल में जिस स्थिति में ये अपनाई गई है, शत्रु को शांत रखना चाहिए और अधिकाधिक शक्ति को अर्जित करना चाहिए, ताकि जब युद्ध हो उस समय आसानी से जीत या विजय प्राप्त की जा सके। पांचवा है द्वेदी भाव। द्वेदी भाव का क्या अर्थ होता है? जो राजा या राज्य के पास सेना है उसको दो भागों में बांटना और एक को सेनापति के अधीन कर देना। वो सेनापति के अधीन जो सेना है वो उसका कुछ भाग शत्रु पक्ष की सेना को रोके रखने का कार्य करे, और शेष सेना जो होती है वो राजा के साथ दुर्ग या अन्य किसी सुरक्षित स्थान में रहे और मित्रों आदि की सहायता से शक्ति का संचय करे, ताकि जब युद्ध हो तब वह शक्ति काम में आ सके। तो द्वेदी भाव का अर्थ है सेना को दो भागों में बांटना, एक सेनापति के अधीन और एक राजा के अधीन। अंतिम जो है वो है संश्रय। संश्रय क्या होता है? आश्रय लेना। आश्रय किस स्थिति में लिया जाना चाहिए? जब राजा को यह समझ में आ जाए कि द्वेदी भाव की नीति से भी काम नहीं चलने वाला है, द्वेदी भाव की नीति अपनाकर भी राज्य की रक्षा नहीं की जा सकती है, तो उसे बलवान राजा का आश्रय ले लेना चाहिए और उससे सुरक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा 6 लक्षणों वाली नीति मनु के परराष्ट्र नीति का एक भाग है, जिसमें 6 विकल्प बताए गए हैं राजा को परिस्थितिवश अपनाने के लिए। पहला है संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा यान, चौथा आसन, पांचवा द्वेदी भाव और छठा संश्रय या आश्रय। मनु ने जो यह साड़गुण्य नीति बताई है वो बहुत ही अधिक यथार्थ है और वास्तविक है। ये तार्किक भी है, और ये इतनी अधिक तार्किक है कि आज भी कमोबेश राज्य इस साड़गुण्य नीति पर आचरण करते रहते हैं। धन्यवाद।